नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 27 मार्च और 27 मार्च के हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है वेस्टर्न घाट, जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। फिर है इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो अभी स्टार्ट की जा रही है। तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की जल विद्युत क्षमता। फिर है ट्यूबरक्लोसिस डे जो भी मनाया गया है। भारत का 6G विजन डॉक्यूमेंट। फिर है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड डेवलपमेंट वाटर के ऊपर रिपोर्ट। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग टॉपिक्स पे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेस्टर्न घाट के ऊपर। वेस्टर्न घाट जो भारत में बने हुए हैं वो अभी प्रोटेक्शन के ऊपर बात चल रही है। देखो, वेस्टर्न घाट पे ना कई बार हमेशा न्यूज में रहता है कि हमें जो है इनको प्रोटेक्शन करनी है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसके संबंध में नाबालिग की याचिका पर एक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है कि हमें क्या प्रोटेक्ट करना है। वेस्टर्न घाट्स को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर काफी सारे जो एक आप कह लीजिए प्ली जो है या फिर एक दाखिल जो है चीजें वो हो रखी हैं। अब जो यहाँ पर एम काव्या, एक माइनर है एम काव्या जो कि नीलगिरी में ही रहते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने एक प्ली जो है वो दाखिल करी है कि वेस्टर्न घाट्स को है उनको डिस्ट्रक्शन करने से, डिस्ट्रक्शन का मतलब उनको तबाही से बचाने के लिए क्या किया जाए, पूरा एक एरिया में प्रोटेक्शन के कुछ ना कुछ यहाँ पे चीजों को फाइल किया जाए। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न घाट्स की, तो देखिए वेस्टर्न घाट जिनका दूसरा नाम सह्याद्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सह्याद्री भी कहा जाता है, 1600 किलोमीटर की हाइट में जो है ये पूरे लेंथ में फैले हुए हैं। तो 1600 किलोमीटर्स का जो पूरा एरिया है वो यहाँ पर फैला हुआ है। सो ये तो है तापी, तापी जो रिवर है वहां से शुरू होके कन्याकुमारी तक जाती है और पूरे वेस्टर्न घाट का रीजन जो है वो यहाँ पे फैला हुआ है। तापी रिवर है वहां से लेके कन्याकुमारी तक। और ये हमारी कितनी स्टेट्स को कवर करती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, 6 स्टेट्स को ये कवर करती है। और यहाँ पे मेन 3 जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है साउथ इंडिया की, जैसे कि कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, वो यहीं से वेस्टर्न घाट से ही ऑरिजिनेट भी होती हैं और फ्लो भी होती है। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ गोदावरी, तो नासिक महाबलेश्वर से ऑरिजिनेट होती है। वैसे ये रिवर्स ऑरिजिनेट भी होती हैं और पूरा फ्लो भी करते हैं, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इनको कई बार ग्रेट एस्कर्पमेंट, भारत का महान ढलान भी इनको कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स हिमालय से भी पुरानी है और इनकी जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैं बात करूं कि उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी रहती है, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता रहती है। क्योंकि यहाँ पर आपको हर टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे, चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, चाहे मेडिकल प्लांट्स हो, यहाँ पर फ्रूट हो, स्पाइसेस हो, हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हर टाइप की एक फ्लोरा और फौना, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर हर टाइप के देखने को मिलेंगे। इसलिए ये न्यूज में भी रहते हैं। जरूरत भी है ना प्रोटेक्शन करने की, क्योंकि यहाँ पर शोला सिस्टम, शोला क्या होते हैं, जो नीलगिरी में रहने वाले प्लांट्स, नीलगिरी के जो प्लांट्स होते हैं ना उनको शोला सिस्टम कहते हैं। तो शोला सिस्टम यहाँ पर बहुत ही बेटर होते हैं और इनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, नीलगिरी। और हमसे ये भी, यही क्वेश्चन हमसे जो है वो पूछा भी जाता है। ठीक है भाई। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को इसमें याद रखने हैं और इनको आप नोट कर लीजिए, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वाटर का रिसोर्स भी काफी अच्छा मिलता है यहाँ पर, हमारी आजीविका को बनाए रखने के लिए भी इनका काफी बड़ा योगदान है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। आप रीजन देखो, ये है वेस्टर्न घाट्स पूरे। और वेस्टर्न घाट्स हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और वेस्टर्न घाट से सीधा सीधा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है।
कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में, 39 आप कह लीजिए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ये सब कुछ इसमें बनी हुई है। और अगर आपसे पूछता है कि पूरे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो देखिए हमारे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पीक है अनामुड़ी। ठीक है, पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है अनामुड़ी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तापी रिवर से शुरू होके पूरा कन्याकुमारी के एंड तक। कन्याकुमारी में भी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन सी जगह पे ये एंड होते हैं, लिख लीजिए, मरुनुथन वजा मलय, तमिलनाडु में आता है वो रीजन। पूरे वहां तक एंड होते हैं घाट, वेस्टर्न घाट्स कहते हैं इनको। और ये डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रॉक आपको मिलेगी वो मिलेगी बेसाल्ट, सबसे ज्यादा अमाउंट में रॉक जो यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर लेटराइट सॉइल भी अच्छी खासी मिलती है। और साथ ही साथ बॉक्साइट जो है उसके ओर्स भी आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेंगे। तो ये सब फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम में वेस्टर्न घाट से जुड़े हुए, जो हाई चांस है कि वेस्टर्न घाट पे क्वेश्चन आते हैं। वेस्टर्न घाट के ऊपर एक कमेटी पे भी क्वेश्चन आता है, कि एक कमेटी है जिसका नाम है कस्तूरी रंजन कमेटी। ये कस्तूरी रंजन कमेटी किससे जुड़ी हुई है? पूरे वेस्टर्न घाट के रीजन से जुड़ी हुई है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर रिसर्च वर्क के लिए। कस्तूरी रंजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब इंडिया और बांग्लादेश की एक मैत्री पाइपलाइन। इंडिया बांग्लादेश की देखो मैत्री के नाम से काफी सारी चीजें हो रखी हैं, चाहे मैत्री ट्रेन है, मैत्री ब्रिज है, वो काफी सारी चीजें हैं। अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मिलकर के फ्रेंडशिप पाइपलाइन यहाँ पर स्टार्ट करी है, जो कि सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल से स्टार्ट होकर के पार्वतीपुर बांग्लादेश दिनाजपुर एरिया में जाएगी। 125 किलोमीटर की है। ठीक है, और इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो बांग्लादेश में है, और बाकी 5 किलोमीटर का हिस्सा इंडिया में है। 2018 में इसको शुरू किया गया था। इससे क्या होगा, जो अपने आपने सुना होगा आसाम में बहुत ज्यादा ऑयल रिफाइनरी है, तो एक इम्पोर्टेंट ऑयल रिफाइनरी है नुमालीगढ़। तो नुमालीगढ़ की जो असम की रिफाइनरी है, वहां से जो तेल होगा, पेट्रोल जो होगा, वो बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो जो है वहां पे पहुंचाया जाएगा। इस पाइपलाइन को बनाने का जो पूरा खर्चा आया है वो 377 करोड़ का आया है, जिसमें दोनों कंट्रीज इसको मिलके यहाँ पे स्टार्ट कर रही हैं, जो कि इसकी सप्लाई इस साल जून से शुरू हो जाएगी और आगे 15 सालों तक इसकी सप्लाई चलेगी, जब तक नेक्स्ट डिमांड या फिर नेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं मिल जाता है। क्योंकि बांग्लादेश जो है उनके साथ हमारे रिलेशंस भी अच्छे हैं। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया का बहुत ही फ्रेंडली नेबर है। उनके साथ हम लोग एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे कि मिलान एक्सरसाइज हो गया, बोंगो सागर हो गया। और वहां पर जो है ना, पावर की कमी बहुत ज्यादा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। अक्टूबर की अगर मैं उनके वहां बात करूं तो उनमें ग्रिड फेलियर होने की वजह से 80% कंट्री में बिजली ही नहीं, 50% तक प्रोडक्शन वहां पे इंडस्ट्रीज की कम हो गई क्योंकि बिजली नहीं है। और फिर जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया, और बांग्लादेश में एनर्जी का क्राइसिस इंक्रीज हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो बांग्लादेश की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो इंडिया अपना नुमालीगढ़ की ऑयल रिफाइनरी से स्टार्ट करके बांग्लादेश तक पहुंचाएगा। जो बांग्लादेश है वो इंडिया का टॉप मोस्ट डेवलपमेंट पार्टनर है, एंड साथ ही साथ ट्रेडिंग पार्टनर भी हम लोग काफी ज्यादा है। और अभी हमारा क्या प्रयास है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस बाकी रीजन्स में बढ़ता जा रहा है, लेट्स से नेपाल, लेट्स से पाकिस्तान, श्रीलंका, उन सबको कर्व करने के लिए इंडिया क्या एफर्ट कर रहा है कि अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को अगर आप जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन स्नेक का रीजन आप जानते हैं, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वहां पर अभी रिसेंटली हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड सीएपीएफ, सारी की सारी विंग्स ने मिलकर के एक्सरसाइज भी परफॉर्म करी है। और हमें ये पता है कि बीजिंग जो है चाइना का, वो ऑफर कर रहा है बांग्लादेश को लोन, ताकि वहां पर जो पावर प्लांट जनरेट किए जा सके। तो इसलिए यहाँ पर इंडिया जो है वो ये कोशिश कर रहा है कि जितनी भी ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरी करने में भारत उनकी मदद करे।
और जिसका बांग्लादेश का ऊर्जा क्षेत्र में निवेश $8.31 बिलियन है। और बीजिंग ने बांग्लादेश को यहाँ पर जो है, जो भी उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए मदद करने की पेशकश भी की है। लेकिन बांग्लादेश उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए चीन से ऋण लेने से अभी कतरा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन का जो भी थोड़ा सा लोन टेकिंग का है वो थोड़ा आप जानते हैं क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पर इंडिया ने क्या बोला कि जो BBIN का इनिशिएटिव है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, उसमें क्या किया जाए, इसी में हम लोग जो ट्रेड है और पावर है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। इंडिया आप जानते हैं कि भूटान और नेपाल को क्लीन और चीप एनर्जी देने की पूरी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और इंडिया ने यहाँ पर ये भी कोशिश करी है कि जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट करने के लिए बोले हैं नेपाल भूटान में, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करें। और इस पाइपलाइन के थ्रू जो भारत द्वारा बांग्लादेश के लिए ईंधन तेल का जो परिवहन लागत है उसमें 50% की कटौती भी की जाएगी। वैगन और ट्रैवल जिससे भी सामान पहुंचाया जाएगा वहां पर, वो जो है परिवहन समय भी यहाँ पर कम होगा, केवल 1 घंटे में सारी चीजें की जा सकती है। एंड साथ साथ ही डीजल का जो हम एक्सपोर्ट करेंगे वो उससे इंडिया राजस्व भी अर्जित करेगा। और ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली ऐसी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन बन गई है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, ये आप देख सकते हो, ये है पूरा इंडिया और बांग्लादेश में ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक ये पूरा जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसको पहले ही कर दिया गया था लेकिन अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा चुका है। 2018 का प्रोजेक्ट है, पर स्टार्ट प्रोजेक्ट की जो अभी लाइफ है वो अब स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में, इन सब के अलावा, हम लोग इनके साथ मैत्री ब्रिज भी बनाए हैं, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन को भी स्टार्ट किया है। ब्रिज से तो इंडिया को भी बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कट शॉर्ट हो गया है। और एक्सप्रेस ट्रेन को भी चलाया गया, उससे भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है एंड रिलेशंस को फ्लरिश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही हम बांग्लादेश के साथ संप्रति एक्सरसाइज करते हैं। बाकी बांग्लादेश को आजाद कराने में यू ऑल नो इंडिया का कितना बड़ा योगदान है। 3 दिसंबर 1971 को वॉर स्टार्ट हुआ, 16 दिसंबर 1971 को वॉर एंड होता है। एंड 16 दिसंबर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज, क्या सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर? विजय दिवस। विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 16 दिसंबर 1971। राइट, तो ये सब आप याद रखिएगा। बाकी जो शेख हसीना के पिताजी हैं, फादर हैं जो उनके, शेख मुजीबुर रहमान, उनको क्या बोला जाता है? बांग बंधु। द पर्सन जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी को आजाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इनको लिख लेना, इनको लर्न कर लेना। ये सारे फैक्ट्स हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इनसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इन सबको आप लर्न कर लो। बढ़ते हैं हम लोग आगे इसमें अब। इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, मेरा मतलब ये है इंडिया में कि जो भी हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो किस तरीके का है। देखो, अभी हमारे जो पावर मिनिस्टर RK सिंह है, उन्होंने ये बोला है कि जो हमारा हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ना, उसका अभी तक हमने सिर्फ 23% ही इस्तेमाल किया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या जल विद्युत प्रवाहित जल का मतलब होता है आप जो वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग वाटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में यूज करो, चाहे डैम्स के थ्रू आए चाहे रिवर के थ्रू आए। ठीक है, जब जैसे कोई वाटर एकदम से फॉल कर रहा है, गिर रहा है डैम्स में से, डैम में, रिजर्वोयर में, रिवर्स में, वाटरफॉल्स में, वहां पे आप टर्बाइंस लगाओ और वो टर्बाइंस आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। जैसे कि भारत में सबसे बड़ा, काफी बड़ा है टेहरी डैम। टेहरी इंडिया का फर्स्ट है, वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट, एट टॉलेस्ट, और एशिया का सेकंड टॉलेस्ट है टेहरी, जो कि कौन से रिवर पे बना हुआ है? भागीरथी रिवर पर, उत्तराखंड में। 2006 में कमीशन हुआ था, कंस्ट्रक्शन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी। ऐसे एक बहुत बड़ा सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे बना हुआ है,
और ये जो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो तीन यहाँ पे स्टेट्स हैं वो आपस में इसको शेयर करती है पूरे इसको। ऐसा सिर्फ ये दो नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने दो के एग्जांपल दिए हैं, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुने हुए हैं तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो ज्यादातर वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न में लगे हुए हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 47 गीगावाट, उत्तराखंड में 12 गीगावाट। बाकी जो सबसे ज्यादा है वो हम इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, उसमें ही यहाँ पर इसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। और इंडिया जो है वो 90 गीगावाट से ऊपर का पोटेंशियल रखता है 63 साइट्स पर। और जो हमारे हिली स्टेट्स है जैसे कि अरुणाचल, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, ये हमारे भारत की हाफ से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल की यहाँ पर संभावना रखते हैं। बाकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल भी इसमें शामिल है। ठीक है भाई। अब हाइड्रो पावर बनाते हैं ना तो बहुत बहुत बेनिफिट होता है। क्या होता है, जैसे कि रिन्यूएबल है, नवीकरणीय स्रोत है, तो आप जो भी यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर बनाते हो उसमें जल की खपत किए आप, ठीक है, निर्माण के दौरान आप जल की खपत किए बिना ही इसका उपयोग कर सकते हैं। और किफायती बहुत ज्यादा है, जबकि अगर मैं कोयला और गैस से जो चीजें बनती है उसकी बात करूँ तो उसमें बहुत ज्यादा लागत लगती है, जबकि इसके अंदर लागत भी कम लगती है और जल्दी से प्रिपेयर भी हो जाता है, और ये रिन्यूएबल भी होता है। लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इश्यूज भी हैं, जैसे कि डेवलपमेंट वर्सेस इंडिजीनियस कम्युनिटीज, विकास बनाम स्वदेशी समुदाय। अगर मैं मध्य भारत की बात करूं तो आप जानते हैं कि काफी ज्यादा आदिवासी कम्युनिटीज रहती है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। तो उस रीजन में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हैं, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स देखूं, गोदावरी, महानदी, नागवली, वामसाधारा, नर्मदा, इन पे अभी तक हम ज्यादा नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इनके इस रीजन में आज भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या आता है, ऐसा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो वहां पे रहते हैं उनसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में अभी तक भी हम जो पोटेंशियल डिजर्व करता है ना ये रीजन, वो हम आज भी प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं सही तरीके से। ठीक है। तो ये जो रीजन है ये काफी ज्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन ड्यू टू लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट, देखो लोकल कम्युनिटीज भी यहाँ पर काफी हद तक प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज के प्रोटेस्ट की वजह से अभी तक टैप नहीं कर पाए हैं। बाकी यहाँ पर ज्यादातर जो पानी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो थर्मल जनरेशन से होती है, जबकि बाकी यहाँ से होना चाहिए। बाकी इसको क्लियर करवाना और जो पूरा इसकी परियोजनाएं डेवलप करना वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई भी चीजें हैं, लोकल एरिया को डिस्टर्ब होना, फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, एनवायरमेंटल लिटिगेशंस का लगना, ये भी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट भारत में कहाँ कहाँ पे किस किस रीजन में डेवलप्ड है, नाम आप देख सकते हैं। सिंध, पोंग, भाखड़ा नांगल पे है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर दोनों ही राजस्थान में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। कोयना डैम के ऊपर, कोयना तुंगभद्रा के ऊपर, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स पे हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर आप देखोगे हीराकुंड में है, महानदी में है, सिलीऊ, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा रिवर्स वगैरह पे बना हुआ साउथ में है। बट आप देखो इस पूरे रीजन में जहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी फ्लो करती है, इधर नर्मदा, तापी, माही फ्लो करती है, यहाँ पे कोई भी डैम नहीं है। राइट। यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है हाइड्रो पावर प्लांट्स में। लोकतक जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट पोटेंशियल रखता है लेकिन नहीं बना हुआ, ज्यादातर आप देखेंगे नॉर्थ में बने हुए हैं, टेहरी, यमुना, यमुना स्टेज 1, स्टेज 2 पे, भाखड़ा, नांगल, गिरिबाटा, इन सब पे बना हुआ है। तो ये आपको इसमें पूरे फैक्ट्स याद रखने हैं, इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है हमारा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। 24 मार्च, 23 मार्च हम लोगों ने पढ़ा था शहीदी दिवस होता है, ऐसे ही 24 मार्च जो है वो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है, जिसमें इंडिया जो है वो ये कोशिश में है कि 2025 तक जो आने वाला है हम ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरीके से भारत से खत्म कर दें। और इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ट्यूबरकुलोसिस को एंड किया जा सके, और जो हमारी हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है उसको ठीक किया जा सके। ये डेट जो डिसाइड की गई है ये 1882 में डिसाइड की गई थी, जब डॉक्टर रॉबर्ट कॉच ने ये बोला था कि एक यहाँ पर बैक्टीरिया है जिसको कॉज करता है, उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर और ज्यादा कोशिशें की गई थी। ठीक है। तो उसकी मेडिसिन आ गई थी, या फिर कह लीजिए उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। और इस बार का जो पूरा वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है उसकी थीम आपको याद रखनी है,
थीम है यस वी कैन एंड टीबी। और WHO के एफर्ट से इसको जो है वो ठीक किया करने की कोशिश जो है वो सरकार की लगी हुई है। ठीक है भाई, वी कैन एंड टीबी। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो पहले जो है टीबी के केसेस में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब जो है केसेस में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो 1.6 मिलियन पीपल की डेथ हुई है टीबी से। और कोविड के बाद अगर कोई ऐसा एक डिजीज है जो कि सबसे ज्यादा लोगों की डेथ को कॉज किया है तो वो टीबी ही है। इंडिया का टारगेट है 2025 तक पूरा जो है यहाँ पर टीबी को एंड करने की कोशिश की जाए। ठीक है, पूरा उसमें वैक्सीन लगाना, कम समय में ट्रीटमेंट हो जाए, वो सारी चीजों की कोशिश यहाँ पर की गई है। टीबी किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि सीधा लंग्स पे इफेक्ट करता है। एयर के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आराम से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है भाई। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने टीबी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ठीक है, जन आंदोलन चलाया गया टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए। फिर निक्षय निक्षय 2.0 पोर्टल, जिसमें टीबी पेशेंट्स का जो जो ट्रीटमेंट है उसको देखने के लिए। फिर ऐसे ही 2025 तक क्षय रोग के उन्मूलन भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए देश में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के अवसरों का लाभ उठाने पर भी केंद्रित किया जाता है। तो ये सब जो है चीजें की गई हैं। और रिसेंटली नई दिल्ली में भी जो है पार्टनरशिप एक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस समिट को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है भाई, पूरा वर्ल्ड भी इस चीज को कोशिश कर रहा है। आधे से ज्यादा रास्ते में हम पहुंच चुके हैं, बहुत सारी लाइव्स को बचाया भी है और कोशिश भी की जा रही है कि इसको ठीक और ज्यादा किया जाए। लास्ट आर्टिकल नहीं सॉरी, फिफ्थ आर्टिकल है हमारा, जो है अभी यहाँ पर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट। अभी 5G की बात तो थी ही, लेकिन अभी 6G की अभी यहाँ पर न्यूज में आ रहा है। भारत 6G का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो इसी तरीके से तैयार किया जा रहा है कि हम लोग इसका फेज 1 2023 से 25 तक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें पूरा टेस्ट वगैरह करना वो सब किया जाएगा। फेज 2 25 से 30 तक आएगा, जिसमें सारी और चीजों के ऊपर तैयारी करना, कैसे इसका सॉल्यूशन देंगे, वो सारी चीजें की जाएगी। ठीक है भाई, 6D रिसर्च और डेवलपमेंट को यहाँ पर तैयार किया गया है। गुवाहाटी मद्रास IITs इसको जो है पूरा डेवलप कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो ये जो है विजन डॉक्यूमेंट 6G का तैयार किया जा रहा है। 6G नेटवर्क 5G के आगे आएगा, जो कि 1 Tbps की स्पीड तक भी आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है। अभी देखो, मैं ये कहूंगी कि 5G ही पूरी तरीके से नहीं लागू हुआ है, 6G को लागू होने में बहुत समय लगेगा। अभी पूरे भारत में 5G ही ढंग से नहीं आया। 5G है, मैं ये नहीं बोलूंगी, जैसे अगर मैं दिल्ली और कुछ एरियाज की बात करूँ इंपॉर्टेंट, वहां पे 5G है। पर 5G जब आप यूज करते हो तो आपका नेट बहुत ज्यादा खपत होता है, बहुत ज्यादा नेट लग जाता है उसके अंदर। अभी कॉस्ट फिजिबल नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे करके इसको इम्प्रूव जो है वो करने की कोशिश भी सरकार की होगी, और उसके बाद जैसे ही ये चीजें इम्प्रूव होती हैं तो फिर क्या लॉन्च किया जाएगा, 6G को लॉन्च करने की तैयारी की जाएगी। और बहुत हाई परफॉर्मेंस को ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है भाई, लास्ट आर्टिकल के पास हम बढ़ते हैं। लास्ट आर्टिकल है हमारा UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की, जिसका टाइटल क्या है? यहाँ पर इस रिपोर्ट का टाइटल है पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर। ठीक है, जल के लिए भागीदारी और सहयोग। ये रिपोर्ट आई यूनेस्को के बिहाफ पर। 22 मार्च था ना अभी वाटर डे, उसके बाद से शुरू हो गई है। अब ये रिपोर्ट, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, पानी के ऊपर रिपोर्ट बताएगी कि भाई क्या है। और रिपोर्ट जो है वो यही इंफॉर्मेशन देगी कि ये जो पानी है उसका यूज या फिर उसका कितना अमाउंट बचा है, कैसे इसको ठीक करना है, वही सारी चीजों को हमको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। तो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। इसकी रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में हमें क्या मिल रहा है? SDG 6, ये SDG 6 को ठीक करने की कोशिश करेगा। और देखो, पानी का यूज कम तो हुआ नहीं है, विद टाइम पानी का यूज बढ़ा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो इंक्रीज हुई है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो पानी का यूज भी इंक्रीज होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर इसमें यही कोशिश की गई है कि हम वाटर के यूज को इंक्रीज कर सकें। तो वाटर यूज को इंक्रीज किया गया है इसके अंदर। और 10% जो है वो यहाँ पर आज भी ऐसी है जो कि पानी के स्ट्रेस में या फिर तनाव वाले शहरों में रहते हैं।
ठीक है सर, यही इन्होंने बोला है कि अगर हम वाटर को और डेवलप करना चाहते हैं तो महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं की भागीदारी का मतलब है कि महिलाओं के लिए और नए नए प्रोसेस को इसमें लाने की जरूरत है। ठीक है भाई, तो ये भी इसमें याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे लास्ट आज के क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर, मैंने अपने वीकली करंट अफेयर्स में भी इसको कवर अप किया था। आप सभी ने अगर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लिए मेरे, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो जाके जरूर मेरे वीकली करंट अफेयर्स को स्टडी कीजिएगा। बहुत नॉलेजेबल वीडियोस होती है। ठीक है, आधा घंटा निकालिए अपना हफ्ते में और उस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। पूरे महीने भर में सिर्फ 2 ही घंटे लूंगी मैं आपकी इस चीज के लिए, पर कंप्लीट जरूर कीजिएगा उसको। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बहुत डिटेल में स्टैटिक पोर्शन के साथ कवर अप कराया है। तो देखो भाई, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है वो कि हर साल में 2 बार होती है यूके के अंदर, जिसमें इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, सिंगापुर, ये सब यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, इन पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारे एग्जाम के लिए। इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, इनकी पूरी स्टडी कर लेना, इनको लिख लेना, नोट कर लेना। बढ़ते हैं हमारे लास्ट यहाँ पे खांडगिरी उदयगिरी केव्स के ऊपर। देखिए भाई, हमारे इंडिया में केव्स बहुत सारी हैं, जैसे भीमबेटका केव्स हो गया, और भी बहुत सारी केव्स हैं। तो इस टाइप में हमारी अब केव्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि खांडगिरी उदयगिरी केव्स, ये जो है जैन रॉक कट आर्किटेक्चर में बनी हुई है, उड़ीसा के रीजन में बनी हुई है। इन केव्स में ब्राह्मी स्क्रिप्ट या देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी किया गया है। और साथ ही साथ ये पहली बार ए स्टर्निंग 1825 में नोटिस में लाए थे। और ये जो है वो खारवेला के किंग मागवाहना डायनेस्टी द्वारा बनाई गई थी। तो केव पता है क्या होती है? गुफाएं होती हैं एक तरीके से। बहुत पुरानी गुफाओं की अगर मैं बात करूं तो वो भीमबेटका केव्स हैं, और वो भीमबेटका केव्स जो है हमारी, ये बहुत पुरानी केव्स बनी हुई है मध्य प्रदेश में। अजंता एलोरा केव्स भी आपने सुनी है, जो कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए है। तो इस टाइप की हमारी केव्स जो है वो बनी है, खांडगिरी उदयगिरी केव्स। तो ये सारी केव्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की भी एक केव्स है जो हमारे एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती। तो इस टाइप की ये केव्स हो गया। कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा इनको भी याद रखिएगा, इनको लिख लीजिए। और ये सारी केव्स और इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये उदयगिरी बेसिकली जगह है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। वहीं पर ये केव्स है, कटक में बनी हुई है, बहुत पुरानी केव्स हैं। और इनको इनको असल में उस समय पहले के टाइम पे हाथी गुम्फा केव्स के नाम से भी जाना जाता है। जैन मॉन्क के लिए उदयगिरी का मतलब क्या होता है? उदयगिरी सनराइज होना। 18 केव्स हैं यहाँ पर उदयगिरी में। उदयगिरी के अंदर 18 केव्स हैं। और जो हमारा खांडागिरी है उसमें टोटल 15 केव्स बनी हुई हैं। तो ये सारे फैक्ट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको लिख लीजिएगा, लर्न करना इन सारे फैक्ट्स को। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ तक के फैक्ट्स लिख लीजिएगा। आज भी हम लोगों ने 8 टॉपिक्स अपने कवर किए, इनको कवर करके लर्न कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।